हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वह द्वीप। द्वीप या टापू भूमि का एक टुकड़ा होता है जो महाद्वीप से अलग होता है और पूरी तरह से पानी से घिरा होता है। महाद्वीपीय द्वीप हैं जो प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा महाद्वीप से अलग होने से बने थे, और महासागरीय द्वीप जो कभी महाद्वीप का हिस्सा नहीं रहे। महासागरीय द्वीप ज्वालामुखी गतिविधि से बन सकते हैं, प्रवाल भित्तियों से एटोल में विकसित हो सकते हैं और तटरेखाओं के साथ तलछट से बन सकते हैं, जिससे अवरोध द्वीप बनते हैं। नदी के द्वीप नदियों में तलछट और मलबे से भी बन सकते हैं। कृत्रिम द्वीप वे होते हैं जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जिनमें लैगून से बने छोटे चट्टानी आउटक्रॉपिंग और विकास के लिए उपयोग की जाने वाली बड़े पैमाने पर भूमि सुधार परियोजनाएं शामिल हैं। द्वीप विविध पौधे और पशु जीवन के मेजबान हैं। महासागरीय द्वीपों में नई प्रजातियों के प्रवेश के लिए समुद्र एक प्राकृतिक बाधा है, जिसके कारण द्वीप तक पहुंचने वाली प्रजातियां अलगाव में विकसित होती हैं। महाद्वीपीय द्वीप उस महाद्वीप के साथ पशु और वनस्पति जीवन साझा करते हैं जिससे वे अलग हुए हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि महाद्वीपीय द्वीप कितने समय पहले बना था। उस द्वीप पर जीवन प्राकृतिक चयन के कारण मुख्य भूमि से बहुत अलग हो सकता है। मनुष्य कम से कम हजारों सालों से द्वीपों पर रहते आए हैं और उनके बीच यात्रा करते आए हैं। कुछ द्वीप भूमि पुल या महाद्वीपीय द्वीप के मुख्य भूमि से अलग होने या नाव यात्रा के कारण मनुष्यों के लिए मेजबान बन गए। सुदूर उत्तर या दक्षिण में कुछ द्वीप मौसमी या हिमनद बर्फ से जुड़े हुए हैं। आज दुनिया की 10% आबादी द्वीपों पर रहती है। द्वीप अपनी कथित प्राकृतिक सुंदरता, अलगाव और अनूठी संस्कृतियों के कारण पर्यटन के लिए लोकप्रिय लक्ष्य हैं। द्वीप यूरोपीय लोगों द्वारा उपनिवेशीकरण का लक्ष्य बन गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रशांत क्षेत्र के अधिकांश द्वीप यूरोपीय नियंत्रण में आ गए। उपनिवेशवाद के विघटन के परिणामस्वरूप कुछ लेकिन सभी द्वीप राष्ट्र स्वशासित हो गए हैं, जिसका औद्योगिकीकरण, आक्रामक प्रजातियों, परमाणु हथियारों के परीक्षण और पर्यटन से संबंधित स्थायी प्रभाव पड़ा है। द्वीप और द्वीप देश जलवायु परिवर्तन से खतरे में हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि से मालदीव, मार्शल द्वीप और तुवालू जैसे राष्ट्र पूरी तरह से जलमग्न हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि से बुनियादी ढांचे और जानवरों के आवासों का व्यापक विनाश हो सकता है। केवल द्वीपों पर रहने वाली प्रजातियां विलुप्त होने के सबसे अधिक खतरे में हैं। परिभाषा: एक द्वीप भूमि का एक क्षेत्र है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जो महाद्वीप से अलग है। आकार का कोई मानक नहीं है जो द्वीपों और महाद्वीपों को अलग करता है। महाद्वीपों की एक स्वीकृत भूवैज्ञानिक परिभाषा है, वे किसी विशेष टेक्टोनिक प्लेट का सबसे बड़ा भूभाग हैं। द्वीप झीलों, नदियों, समुद्रों सहित किसी भी जल निकाय में हो सकते हैं। कम ज्वार की ऊंचाई, भूमि के क्षेत्र जो उच्च ज्वार के दौरान सतह से ऊपर नहीं होते हैं, आमतौर पर द्वीप नहीं माने जाते हैं। द्वीप जो पुल से जुड़े हुए हैं या भूमि पुनर्ग्रहण के साथ मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं, उन्हें कभी कभी डी-आइलैंडेड माना जाता है, लेकिन हर मामले में नहीं। भूविज्ञान: महासागरों में निर्माण। द्वीप अक्सर द्वीपसमूह या द्वीप श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जो द्वीपों का संग्रह होते हैं। माना जाता है कि ये श्रृंखलाएं ज्वालामुखी हॉटस्पॉट से बनती हैं, लिथोस्फीयर के ऐसे क्षेत्र जहां मेंटल आसपास के क्षेत्र की तुलना में अधिक गर्म होता है। ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखियों को जन्म देंगे, जिनके लावा से चट्टान बनेगी जिससे द्वीप बने हैं। कुछ द्वीपों के लिए स्थिर हॉटस्पॉट के ऊपर टेक्टोनिक प्लेटों की गति एक रैखिक श्रृंखला में द्वीपों का निर्माण करेगी। हॉटस्पॉट से दूर के द्वीप धीरे धीरे पुराने और अधिक क्षरण वाले होते जाएंगे और फिर पूरी तरह से समुद्र के नीचे गायब हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण हवाई द्वीप है, जिसमें सबसे पुराना द्वीप 25 मिलियन वर्ष पुराना है और सबसे युवा, हवाई, अभी भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हालांकि
सभी द्वीप श्रृंखलाएं इस तरह से नहीं बनती हैं। कुछ एक साथ टेक्टोनिक प्लेटों में दरारों के कारण बन सकते हैं, जिससे एक साथ कई द्वीप बन सकते हैं। एक सहायक साक्ष्य लाइन द्वीप है, जो अलग अलग उम्र के होने के बजाय 8 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है। अन्य द्वीप श्रृंखलाएं मौजूदा महाद्वीपों से अलग होने के कारण बनती हैं। जापानी द्वीप समूह समुद्र तल के फैलाव के कारण यूरेशिया से अलग हो सकता है, एक ऐसी घटना जहां नई समुद्री परत बनती है जो पुरानी परत को दूर धकेलती है। महाद्वीपीय शेल्फ पर स्थित द्वीपों को महाद्वीपीय द्वीप कहा जा सकता है। अन्य द्वीप, जैसे कि न्यूजीलैंड बनाने वाले द्वीप, समुद्र के नीचे सिकुड़ने और डूबने वाले महाद्वीपों के अवशेष हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि न्यूजीलैंड महाद्वीप के समान क्रस्ट वाला क्षेत्र है, जिस पर न्यूजीलैंड स्थित है, जिसका 93% मूल सतह क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। कुछ द्वीप तब बनते हैं जब सतह के नीचे डूबे ज्वालामुखी द्वीपों पर प्रवाल भित्तियां विकसित होती हैं। जब ये प्रवाल द्वीप एक केंद्रीय लैगून को घेर लेते हैं, तो द्वीप को एटोल के रूप में जाना जाता है। पानी के उथले पैच में तलछट के निर्माण से रीफ और उन रीफ से संबंधित द्वीपों के निर्माण में सहायता मिलती है। कुछ मामलों में टेक्टोनिक हलचलें एक चट्टान को पानी से 1 मीटर से भी कम ऊपर उठाती हैं, जिससे तलछट जमा हो सकती है और एक द्वीप बन सकता है। बैरियर द्वीप लंबी, रेतीली पट्टियां हैं जो तरंगों द्वारा तलछट के जमाव के कारण तटरेखाओं के साथ बनती हैं। हवा और लहरों के बदलने पर ये द्वीप नष्ट हो जाते हैं और बढ़ते हैं। बैरियर द्वीप तटीय क्षेत्रों को खराब मौसम से बचाने का प्रभाव रखते हैं, क्योंकि वे तट तक पहुंचने से पहले बड़ी लहरों की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। अंटार्कटिक द्वीप कभी कभी स्थायी रूप से समुद्र या हिमनद बर्फ द्वारा किसी अन्य भूमि द्रव्यमान से जुड़े होते हैं। इसका एक उदाहरण अंटार्कटिका में रॉस द्वीप है। मीठे पानी में निर्माण। एक नदी द्वीप एक द्वीप है जो नदियों में मलबे के कटाव और अवसादन से बनता है। लगभग सभी नदियों में किसी न किसी रूप में नदी द्वीप होते हैं। ये द्वीप केवल कुछ मीटर ऊंचे हो सकते हैं और आमतौर पर अस्थायी होते हैं। नदी के प्रवाह की गति, जल स्तर और तलछट सामग्री में परिवर्तन नदी द्वीप निर्माण और कमी की दर को प्रभावित कर सकते हैं। स्थायी नदी द्वीप भी मौजूद हैं, जिनमें से सबसे बड़ा, जो पूरी तरह से अंतर्देशीय है, ब्राजील के टोकांटिन में बनानल द्वीप है, जिसकी अधिकतम चौड़ाई 55 किलोमीटर है। झीलें कई कारणों से बनती हैं, जिनमें ग्लेशियर, प्लेट टेक्टोनिक्स और ज्वालामुखी शामिल हैं। झील द्वीप इन प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में बन सकते हैं। द्वीपों पर जीवन। द्वीपीय जैव भूगोल का क्षेत्र द्वीपों पर होने वाली पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जिसमें इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कौन से कारक प्रजातियों के विकास, विलुप्त होने और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक अक्सर द्वीपों का अध्ययन एक अलग मॉडल के रूप में करते हैं कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया कैसे होती है। द्वीप पारिस्थितिकी द्वीपों पर जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन करती है। इसने चार्ल्स डार्विन के समय से पारिस्थितिकी के अपने मूल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। स्थानिकता। मुख्य लेख। स्थानिकता। जीव विज्ञान में स्थानिकता को उस घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां प्रजातियां या वंश केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। द्वीप जल के साथ भूमि जीवों को दूसरों से अलग करते हैं और भूमि के साथ उन पर रहने वाले जलीय जीवों को अलग करते हैं। द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक स्तर पर स्थानिकता की दर सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि द्वीप वैश्विक जैव विविधता में भारी योगदान देते हैं। जैव विविधता के उच्च जीवन वाले क्षेत्र इन प्रजातियों के विलुप्त होने को रोकने के लिए संरक्षण प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य है। स्थानिकता के उच्च स्तर के बावजूद कुल प्रजाति समृद्धि, एक क्षेत्र में अद्वितीय प्रजातियों की कुल संख्या, मुख्य भूमि की तुलना में द्वीपों पर कम है। द्वीपों पर प्रजातियों की समृद्धि का स्तर उस द्वीप के क्षेत्र के समानुपाती होता है, एक घटना जिसे प्रजाति क्षेत्र संबंध के रूप में जाना जाता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े क्षेत्रों में अधिक संसाधन होते हैं और इस प्रकार वे अधिक जीवों का समर्थन कर सकते हैं। उच्च वहन क्षमता वाली आबादी में आनुवंशिक विविधता भी अधिक होती है, जो प्रजाति निर्माण को बढ़ावा देती है। फैलाव। समुद्री द्वीप, जो कभी तट से जुड़े नहीं रहे हैं, केवल उन जीवों से आबाद हैं जो समुद्र को पार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि द्वीप पर मौजूद किसी भी जानवर को वहां उड़कर आना पड़ा होगा। पक्षियों या चमगादड़ों के मामले में ऐसे जानवरों द्वारा ले जाया गया होगा, या राफ्टिंग इवेंट के रूप में जानी जाने वाली समुद्री धारा में बहकर आया होगा। इस घटना को समुद्री फैलाव के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में प्रजातियों को लंबी दूरी तक ले जाने की क्षमता होती है। कछुए जैसे जानवर कई हफ्तों तक बिना भोजन या पानी के रह सकते हैं और समुद्र में मलबे पर तैरकर जीवित रह सकते हैं। एक केस स्टडी से पता चला है कि 1995 में 15 इग्वाना कैरिबियन में एंगुइला तक 300 किलोमीटर की यात्रा करके बच गए, एक ऐसा द्वीप जिस पर पहले कोई इग्वाना नहीं रहता था। वे तूफान से उखड़ गए पेड़ों के ढेर पर तैरते हुए बच गए। माना जाता है कि पौधों की प्रजातियां समुद्र की लंबी दूरी तय करने में सक्षम हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 1500 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद 200 देशी पौधों की प्रजातियों को साझा करते हैं। महाद्वीपीय द्वीप, जो द्वीप किसी समय महाद्वीप से जुड़े थे, उनसे पौधे और पशु जीवन का एक साझा इतिहास साझा करने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि द्वीप महाद्वीप से अलग नहीं हो गया। उदाहरण के लिए, समुद्र से घिरे एक द्वीप पर मीठे पानी की मछलियों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि यह एक बार महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये मछलियां अपने आप समुद्र को पार नहीं कर सकती हैं। समय के साथ विकास और विलुप्ति एक महाद्वीपीय द्वीप पर पशु जीवन की प्रकृति को बदल देती है, लेकिन केवल तभी जब यह मुख्य भूमि से अलग हो जाता है। इसका एक उदाहरण दक्षिणी बीच है, एक पेड़ जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिकी के कुछ हिस्सों और न्यू गिनी में मौजूद है, जो आज भौगोलिक रूप से बहुत दूर हैं। इस घटना के लिए एक संभावित व्याख्या यह है कि ये सभी भूभाग कभी गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा थे और टेक्टोनिक बहाव द्वारा अलग हो गए थे। हालांकि ऐसे प्रतिस्पर्धी सिद्धांत हैं जो सुझाव देते हैं कि यह प्रजाति समुद्री फैलाव के माध्यम से दूर के स्थानों तक पहुंच गई होगी। द्वीप समूहों पर विकास। गैलापागोस द्वीप समूह पर 3 अन्य प्रजातियों में फिंचे, जियोस्पिजा मैग्निरोस्ट्रिस का अनुकूली विकिरण। अन्य पक्षियों की अनुपस्थिति के कारण डार्विन के फिंच ने नए आवासों के लिए अनुकूलन किया। उनके बीज खाने वाली चोंच मेवे, फल और कीड़ों जैसे खाद्य पदार्थों को संभालने के लिए विकसित हुई। द्वीप समूहों में बसने वाली प्रजातियां एक विशिष्ट गुण प्रदर्शित करती हैं, जिसे अनुकूली विकिरण के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में एक प्रजाति जो द्वीपों के समूह पर पहुंचती है, समय के साथ तेजी से अधिक विविध हो जाती है, नई प्रजातियों या उप प्रजातियों में विभाजित हो जाती है। एक प्रजाति जो एक द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंचती है, उसे संसाधनों के लिए कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, या उसे लग सकता है कि उनके पिछले आवास में जो संसाधन उन्हें मिले थे, वे उपलब्ध नहीं हैं। ये कारक मिलकर अलग अलग विकासवादी शाखाओं का निर्माण करते हैं, जिनके जीवित रहने के अलग अलग साधन हैं। इसका शास्त्रीय उदाहरण डार्विन के फिंच हैं, जो 15 टैनेजर प्रजातियों का एक समूह है जो गैलापागोस द्वीप समूह के लिए स्थानिक हैं। इन पक्षियों ने द्वीपों पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के भोजन को खाने के लिए अलग अलग चोंच विकसित की। बड़े ग्राउंड फिंच के पास एक बड़ी चोंच होती है, जिसका उपयोग बीज तोड़ने और फल खाने के लिए किया जाता है। जेनोवेसा कैक्टस फिंच भोजन के स्रोत के रूप में कैक्टी को पसंद करता है और इसकी चोंच कैक्टी से गूदा और फूल निकालने के लिए अनुकूलित होती है। ग्रीन वॉर्बलर फिंच, वास्तविक वॉर्बलर प्रजाति की आदत में, पौधों पर रहने वाले मकड़ियों और कीड़ों को खाता है। इस घटना के अन्य उदाहरण दुनिया भर में मौजूद हैं, जिसमें हवाई और मेडागास्कर शामिल हैं, और ये द्वीप पारिस्थितिकी तंत्र तक सीमित नहीं है।
द्वीप नियम। द्वीपों के लिए स्थानिक प्रजातियां एक सामान्य विकासवादी प्रक्षेपवक्र दिखाती हैं। फोस्टर का नियम, जिसे द्वीप नियम के रूप में भी जाना जाता है, बताता है कि कृंतक जैसे छोटे स्तनधारी बड़े बनने के लिए विकसित होते हैं, जिसे द्वीप विशालता के रूप में जाना जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण सेशेल्स का विशालकाय कछुआ है, हालांकि यह अज्ञात है कि यह द्वीप पर पहुंचने से पहले या बाद में आकार में बढ़ा था। दरियाई घोड़े जैसे बड़े जानवर छोटे हो जाते हैं, जैसे कि पिग्मी दरियाई घोड़े के मामले में। इसे द्वीपीय बौनापन के रूप में जाना जाता है। छोटे जानवरों के मामले में यह परिकल्पना की गई है कि द्वीपों पर जानवरों के पास कम शिकारी और प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े जानवरों के लिए चयन दबाव होता है। बड़े जानवर अपने आकार के कारण भोजन के संसाधनों को जल्दी से समाप्त कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चों में कुपोषण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे जानवरों के लिए चयन दबाव होता है, जिन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। कम शिकारियों का मतलब होगा कि इन जानवरों को जीवित रहने के लिए बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। डार्विन, गैलापागोस और प्राकृतिक चयन। चार्ल्स डार्विन ने द्वीप पारिस्थितिकी के अध्ययन के माध्यम से प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को तैयार किया। गैलापागोस द्वीप समूह पर उन्होंने जिन प्रजातियों को देखा, जिनमें टैनेजर पक्षी भी शामिल थे, ने विकास कैसे काम करता है, इस बारे में उनकी समझ में योगदान दिया। उन्होंने पहली बार 1835 में HMS बीगल पर एक प्रकृतिवादी के रूप में द्वीपों की यात्रा की, जो पृथ्वी की 5 साल की परिक्रमा का हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि काफी हद तक अलग अलग द्वीपों पर अलग अलग तरह के जीव रहते हैं। फिंच और अन्य जानवरों के अध्ययन के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि जीव अपने आवास के अनुकूल होने के लिए बदलाव करके जीवित रहते हैं। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में अपने सिद्धांतों को प्रकाशित करने में उन्हें 20 साल से ज्यादा का समय लगा। मनुष्य और द्वीप अन्वेषण का इतिहास। ऑस्ट्रोनेशियन लोगों का कालानुक्रमिक फैलाव। मनुष्यों द्वारा द्वीपों पर उपनिवेश स्थापित करने का पहला प्रमाण संभवतः 1,00,000 से 200,000 वर्ष पहले पैलियोलिथिक युग में मिला था। फ्लोरेस और तिमोर के इंडोनेशियाई द्वीपों तक पहुंचने के लिए कम से कम 29 किलोमीटर 18 मील की जल दूरी पार करनी पड़ती थी। होन्शु जैसे कुछ द्वीप संभवतः मुख्य भूमि से एक भूमि पुल द्वारा जुड़े हुए थे, जिसने मनुष्यों को द्वीप बनने से पहले ही उस पर उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दी थी। दूर के समुद्री द्वीपों पर उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले लोग पोलिनेशियाई थे। पिछली कई द्वीप बस्तियों को 100 किलोमीटर 62 मील से कम की यात्रा दूरी की आवश्यकता थी, जबकि पोलिनेशियाई लोगों ने ताहिती जैसे द्वीपों को बसाने के लिए 2000 से 3200 किमी 1200 से 2000 मील की यात्रा की होगी। वे बसने के लिए नए द्वीपों की खोज करने के लिए नेविगेशनल उपकरणों की सहायता के बिना समुद्र में नौकायन करने के लिए नाविकों को भेजते थे। 1100 और 800 ईसा पूर्व के बीच पोलिनेशियाई लोग न्यू गिनी और सोलोमन द्वीप से पूर्व की ओर रवाना हुए और उन द्वीपों तक पहुंचे जो आधुनिक फिजी और समोआ बनाते हैं। इस प्रवास की सबसे दूर की सीमा पूर्व में ईस्टर द्वीप और दक्षिण में न्यूजीलैंड होगी। न्यूजीलैंड की पहली बस्तियां 1250 और 1300 के बीच होंगी। इतिहासकारों ने यह समझने की कोशिश की है कि कुछ दूरदराज के द्वीप हमेशा निर्जन क्यों रहे हैं, जबकि अन्य, विशेष रूप से प्रशांत महासागर में, लंबे समय से मनुष्यों द्वारा आबाद क्यों हैं। आमतौर पर बड़े द्वीपों पर मनुष्यों के रहने की संभावना अधिक होती है और इस प्रकार उन पर बसावट होने की संभावना अधिक होती है। छोटे द्वीप जो अपने आप में आबादी को बनाए नहीं रख सकते, वे तब भी रहने योग्य हो सकते हैं जब वे ऐसे द्वीप से आने जाने की दूरी पर हों जिसके पास टिकाऊ होने के लिए पर्याप्त संसाधन हों। एक द्वीप की उपस्थिति समुद्री पक्षियों, बादलों और मौसम के पैटर्न में अंतर, साथ ही लहरों की दिशा में परिवर्तन से चिह्नित होती है। यह भी संभव है कि द्वीपों पर मानव आबादी विलुप्त हो गई हो, जिसका प्रमाण खोजकर्ताओं द्वारा ऐसे द्वीपों को खोजने से मिलता है
जो निवास के प्रमाण तो दिखाते हैं, लेकिन जीवन नहीं। सभी द्वीप समुद्री संस्कृतियों द्वारा आबाद नहीं थे या नहीं हैं। अतीत में कुछ समाजों ने समय के साथ अपनी समुद्री यात्रा करने की क्षमता खो दी थी, जैसे कि कैनरी द्वीप समूह का मामला, जो पहली शताब्दी में द्वीप की पहली खोज से लेकर 1496 में स्पेनिश साम्राज्य द्वारा विजय प्राप्त किए जाने तक स्वदेशी लोगों द्वारा कब्जा किए गए थे। यह अनुमान लगाया गया है कि चूंकि निवासियों के पास व्यापार के लिए बहुत कम प्रोत्साहन था और मुख्य भूमि के साथ उनका कोई संपर्क नहीं था, इसलिए उन्हें नावों की कोई आवश्यकता नहीं थी। द्वीप अन्वेषण की प्रेरणा शोध और बहस का विषय रही है। कुछ शुरुआती इतिहासकारों ने पहले तर्क दिया था कि प्रारंभिक द्वीप उपनिवेशीकरण अनजाने में हुआ था, शायद किसी बेड़ा के समुद्र में बह जाने के कारण। अन्य लोग पॉलिनेशियाई और इसी तरह के खोजकर्ताओं की प्रेरणाओं की तुलना क्रिस्टोफर कोलंबस से करते हैं, जो एक खोजकर्ता थे जिन्होंने ईस्ट इंडीज के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश में अटलांटिक महासागर के ऊपर पश्चिम की ओर यात्रा की थी। इन इतिहासकारों का मानना है कि सफल खोजकर्ताओं को मान्यता और धन से पुरस्कृत किया जाता था, जिससे दूसरों को अधिक द्वीपों की खोज करने के लिए संभवतः खतरनाक अभियानों का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाता था, आमतौर पर खराब परिणामों के साथ। जीवन शैली। दुनिया की लगभग 10% आबादी द्वीपों पर रहती है। द्वीपों की संस्कृति के अध्ययन को द्वीप अध्ययन के रूप में जाना जाता है। द्वीपों के अध्ययन में रुचि उनकी अनूठी संस्कृतियों और प्राकृतिक वातावरण के कारण है, जो मुख्य भूमि की संस्कृतियों से भिन्न है। यह कुछ कारणों से है। पहला, मुख्य भूमि की संस्कृतियों से स्पष्ट राजनीतिक और भौगोलिक अलगाव। दूसरा, संसाधनों और पारिस्थितिकी पर अद्वितीय प्रतिबंध मछली पकड़ने और नौकायन पर ध्यान केंद्रित करने वाली समुद्री केंद्रित संस्कृतियों का निर्माण करते हैं। तीसरा, द्वीपों का एक स्थायी ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व। आहार। पॉलिनेशियाई आहार को अपना अधिकांश प्रोटीन मछली पकड़ने से मिलता है। पॉलिनेशिया के लोग तट के पास और गहरे पानी में भी मछली पकड़ने के लिए जाने जाते थे। यह बताया गया है कि रापा नुई लोग तट से 500 किलोमीटर 310 मील दूर तक मूंगा चट्टानों पर मछली पकड़ते थे। भाला, लाइन और जाल से मछली पकड़ने का इस्तेमाल किया जाता था, ट्यूना के साथ साथ शार्क और स्टिंगरे को पकड़ने के लिए। द्वीप संस्कृतियां देशी और विदेशी फसलों की भी खेती करती हैं। पोलिनेशिया के लोग देशी रतालू, तारो, ब्रेड फ्रूट, केला, नारियल और अन्य फल और सब्जियां उगाते थे। अलग अलग द्वीप जलवायु ने अलग अलग संसाधनों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया, जैसे कि हवाई द्वीप तारों के सिंचित खेतों का घर है, जबकि कुछ द्वीपों में, जैसे ताहिती, ये द्वीपवासी जौ भी उगाते थे और बकरियों जैसे पशुधन भी पालते थे। द्वीप राष्ट्र और क्षेत्र। अधिक जानकारी। द्वीप देश। कई द्वीप राष्ट्रों के पास बहुत कम भूमि और सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं। हालांकि ये राष्ट्र दुनिया के कुछ सबसे बड़े मत्स्य पालन, तांबे, सोने और निकल के भंडार, साथ ही तेल के भंडार को नियंत्रित करते हैं। द्वीप राष्ट्रों की प्राकृतिक सुंदरता उन्हें पर्यटन के लिए भी एक आकर्षण बनाती है। द्वीपों का नौसेना के ठिकानों, हथियारों के परीक्षण और सामान्य क्षेत्रीय नियंत्रण के लिए भूराजनीतिक महत्व भी है। ऐसा ही एक उदाहरण फ्रेंच पोलिनेशिया है, एक ऐसा क्षेत्र जो फ्रांस से पर्याप्त सैन्य व्यय और सहायता प्राप्त करता है। 3 अन्य, पलाऊ, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य और मार्शल द्वीप, प्रशांत क्षेत्र के द्वीप राष्ट्र हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक रक्षा, सहायता और आव्रजन समझौते को बनाए रखते हैं, जिसे मुक्त संघ का समझौता कहा जाता है। उपनिवेशीकरण। पश्चिमी देशों द्वारा पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और अन्य द्वीपों की पहली खोज के बाद से ये राष्ट्र उपनिवेशीकरण का विषय रहे हैं। द्वीप ईसाई मिशनरियों के निशाने पर थे। इन मिशनरियों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन जब कुछ स्थानीय प्रमुखों ने सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए यूरोपीय समर्थन का इस्तेमाल किया, तो उन्हें सफलता मिली। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में
यूरोपीय राज्यों ने ओशिनिया के अधिकांश हिस्से को औपनिवेशिक प्रशासन के अधीन कर दिया। पोहनपेई को 1526 की शुरुआत में स्पेन द्वारा उपनिवेशित किया गया था। 1982 में फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में शामिल होने से पहले यह जर्मनी से जापान और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथों में चला गया, जिसने अमेरिका के साथ स्वतंत्र संघ का दर्जा बनाए रखा। गुआम 1898 तक एक स्पेनिश क्षेत्र था और अब यह अमेरिका का एक असंबद्ध क्षेत्र है। उपनिवेशवाद के विमुद्रीकरण के दौर में कई द्वीप राज्यों ने स्वतंत्रता या किसी न किसी रूप में स्वशासन हासिल किया। मार्शल द्वीप पर परमाणु हथियारों के परीक्षण ने कई एटोल को नष्ट कर दिया या रहने लायक नहीं छोड़ा, जिससे लोगों को अपने मूल द्वीपों से जबरन विस्थापित होना पड़ा और विकिरण के कारण कैंसर की दर में वृद्धि हुई। उपनिवेशीकरण के परिणामस्वरूप हवाई जैसे स्थानों पर पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं के पालन में गिरावट आई है, जहां मूल हवाईयन अब अल्पसंख्यक हैं। भूमि के सामुदायिक स्वामित्व से संबंधित सांस्कृतिक दृष्टिकोण और साथ ही व्यक्तिवादी निर्णय लेने की कमी कुछ द्वीप संस्कृतियों को वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ कम संगत बना सकती है, जिससे इन देशों को कम आर्थिक विकास का अनुभव हो सकता है। पर्यटन। द्वीप लंबे समय से पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय लक्ष्य रहे हैं। इसकी वजह उनकी अनूठी जलवायु, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता है। हालांकि द्वीप हवाई जहाजों और नावों से खराब परिवहन संपर्क और पर्यटक गतिविधि से बुनियादी ढांचे पर दबाव से पीड़ित हो सकते हैं। ठंडी जलवायु वाले द्वीप अक्सर मौसमी पर्यटकों पर निर्भर होते हैं, जो प्रकृति या स्थानीय संस्कृतियों का आनंद लेना चाहते हैं, और यह किसी द्वीप की अर्थव्यवस्था का केवल एक पहलू हो सकता है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय द्वीपों पर पर्यटन अक्सर स्थानीय अर्थव्यवस्था और निर्मित पर्यावरण का अधिकांश हिस्सा बना सकता है। इन द्वीपों को कभी-कभी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन के अलावा लगातार विदेशी सहायता की भी आवश्यकता होती है। इस निर्भरता के परिणामस्वरूप सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट हो सकती है। पर्यटन में मंदी के दौरान ये अर्थव्यवस्थाएं अन्य उद्योगों के साथ नकदी के खोए हुए प्रवाह को पूरा करने के लिए संघर्ष करती हैं। द्वीपों के लिए खतरा। जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अधिक खतरनाक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, प्रवाल विरंजन और आक्रामक प्रजातियों में वृद्धि के कारण द्वीपों पर मानव विकास को खतरे में डालता है। उदाहरण के लिए 2017 में तूफान मारिया ने डोमिनिका में लगभग सभी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य जलवायु परिवर्तन मीठे पानी के भंडार को कम कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सूखा पड़ सकता है। इन जोखिमों से द्वीपों, विशेष रूप से छोटे द्वीपों की रहने की क्षमता में कमी आने की उम्मीद है। मानव जीवन के लिए जोखिम से परे पौधे और पशु जीवन को भी खतरा है। यह अनुमान लगाया गया है कि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी लगभग 50% भूमि प्रजातियां द्वीपों पर रहती हैं। 2017 में 1288 द्वीपों की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि वे 1189 अत्यधिक खतरे वाली कशेरुकी प्रजातियों का घर थे, जो वैश्विक आंकड़ों का 41% था। कोरल ब्लीचिंग के अधिक बार होने की उम्मीद है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है, जिनमें से कुछ द्वीप अर्थव्यवस्थाएं इस पर निर्भर हैं। कुछ द्वीप जो निचले स्तर पर हैं, वे समुद्र के स्तर में पर्याप्त वृद्धि के कारण अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। द्वीप देश के चल रहे जलमग्न होने के बारे में प्रचार करने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तुवालू ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वह अपने 280 नागरिकों को हर साल ऑस्ट्रेलिया का स्थायी निवासी बनने की अनुमति देगा। 1156 द्वीपों वाले देश मार्शल द्वीप समूह की भी पहचान एक ऐसे देश के रूप में की गई है, जिसे बढ़ते समुद्र के कारण अस्तित्वगत रूप से खतरा हो सकता है। उष्णकटिबंधीय तूफानों की बढ़ती तीव्रता से उन दूरियों और आवृत्तियों में भी वृद्धि होती है, जिनसे आक्रामक प्रजातियां द्वीपों तक पहुंच सकती हैं।
इन तूफानों से आने वाला बाढ़ का पानी पौधों को उनके खुद से कहीं ज्यादा अंदर की ओर बहाकर ले जा सकता है, जिससे उन्हें नए आवासों का पता चलता है। कृषि और व्यापार ने द्वीपों में गैरदेशी जीवन को भी पेश किया है। इन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्रों में आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश होता है, जो विशेष रूप से छोटे और नाजुक होते हैं। इसका एक उदाहरण सेब घोंघा है, जिसे शुरू में एक्वेरियम मालिकों द्वारा यूएस में लाया गया था। तब से इसे खाड़ी तट और पड़ोसी द्वीपों में तूफानों द्वारा ले जाया गया है। ये प्रजातियां स्थानीय जानवरों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं और कुछ इतनी घनी हो सकती हैं कि वे मौजूदा जीवन के अन्य रूपों को विस्थापित कर देती हैं। कृत्रिम द्वीप। सैकड़ों वर्षों से भूमि पुनर्ग्रहण के माध्यम से द्वीपों का निर्माण किया गया है। इसका पहला दर्ज उदाहरण तब मिलता है जब सोलोमन द्वीप के लोगों ने लाओ लैगून में मूंगा और चट्टान जमा करके 80 ऐसे द्वीप बनाए थे। द्वीपों के निर्माण का एक पारंपरिक तरीका रिवेटमेंट का उपयोग करना है। रेत के बैग या पत्थरों को बजरे से समुद्र में गिराया जाता है ताकि भूमि का स्तर पानी से थोड़ा ऊपर आ जाए। फिर द्वीप क्षेत्र को रेत या बजरी से भर दिया जाता है। इसके बाद इसे एक साथ रखने के लिए इस रिवेटमेंट का निर्माण किया जाता है। द्वीपों का निर्माण एक स्थायी कैसन, एक बंद लूप में निर्मित स्टील या कंक्रीट संरचना के साथ भी किया गया है और फिर रेत से भर दिया गया है। कुछ आधुनिक द्वीपों का निर्माण लाखों टन रेत समुद्र में डालकर किया गया है, जैसे कि कतर में पर्ल आइलैंड या दुबई में पाम आइलैंड। ये द्वीप आमतौर पर रियल एस्टेट विकास के लिए बनाए जाते हैं और निजी स्वामित्व या आवास निर्माण के लिए बेचे जाते हैं। अपतटीय तेल प्लेटफार्मों को भी एक प्रकार के द्वीप के रूप में वर्णित किया गया है। कुछ एटोल को सैन्य उद्देश्यों के लिए कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए कंक्रीट से ढक दिया गया है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए। ये एटोल पहले कम ज्वार की ऊंचाई वाले भूभाग थे, जो केवल कम ज्वार के दौरान पानी से ऊपर होते हैं। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इंगित करता है कि इन द्वीपों को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले द्वीप के समान कानूनी दर्जा नहीं हो सकता है और इस तरह समान कानूनी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते हैं।